22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव की इस खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता प्रवक्ता शकील अहमद मधुबनी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कल वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, यानी मंगलवार को अपना नामांकन पर्चा मधुबनी लोकसभा सीट से दाखिल करके शकील अहमद कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि महागठबंधन का संकट बढ़ाने वाले हैं। दरअसल मधुबनी सीट से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं बद्री पूर्वे, और वहां से शकील अहमद का नामांकन पर्चा दाखिल करने का मतलब है कि उनकी हार सुनिश्चित है, क्योंकि शकील अहमद कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ये इलाका भी अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। और शकील अहमद दावा कर रहे हैं कि इस सीट से अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो कोई अल्पसंख्यक नेता ही हरा सकता है, और वो भी शकील अहमद ही हरा सकते हैं। दरअसल शकील अहमद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, और उनको उम्मीद थी कि मधुबनी सीट उनके हिस्से में आएगी, लेकिन सीटों का बंटवारा ऐसे हुआ कि वो बाहर हो गए मैदान से, और अब वो इंतज़ार करने के मूड में है नहीं, 5 साल और इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने साफ कहा है कि मंगलवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी के आला कमान से उन्होंने अपील की है कि उनका समर्थन करे, उनको अपना प्रत्याशी घोषित करे। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो जाहिर है कि अब वो मन बना चुके हैं चुनाव लड़ने का। कांग्रेस नेताओं की तमाम कोशिशें उन्हें मनाने की विफल हो चुकी हैं, और महागठबंधन का संकट बढ़ने वाला है मधुबनी सीट को लेकर। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं, उन्होंने हाजीपुर से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे थे कि चिराग पासवान जमुई से चुनाव हार रहे हैं और वहीं चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, लेकिन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया आज पशुपति पारस ने। पशुपति पारस अपने बड़े भाई रामविलास पासवान, अपने भतीजा चिराग पासवान और तमाम एनडीए के नेताओं के साथ हाजीपुर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, एक सभा को भी संबोधित किया, और तेजस्वी यादव के सवालों का, आरोपों का जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ये सीट उनकी परंपरागत सीट रही है, यानी इस सीट से उनके भाई लगातार जीतते रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए। उनका रिकॉर्ड वो नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बिहार के सभी लोकसभा सीटों से सबसे ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो चुनाव सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो पशुपति पारस का आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। वैसे पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसको लेकर भी एनडीए के नेता काफ़ी उत्साहित हैं, और वो मानकर चल रहे हैं कि 4 में से 3 सीटें उनकी झोली में आ रही है, और इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जो छपरा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी आज नामांकन पर्चा अपना दाखिल कर दिया है, और राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला है लालू यादव के समधी चंद्रिका यादव से, क्योंकि लालू यादव ने अपने समधी चंद्रिका यादव को ही अपने पुश्तैनी सीट से, पारिवारिक सीट से उतारा है। पहले राबड़ी देवी भी वहाँ चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हार गई थी राजीव प्रताप रूढ़ी से। लालू यादव भी वहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लालू यादव ने सारण छपरा के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनको उम्मीद है कि इस बार उनके समधी को उनका मेहनताना मिलेगा, यानी उनकी प्रतिष्ठा उनके समधी चंद्रिका राय बचा लेंगे। पहले तो तेज प्रताप जो चंद्रिका यादव के दामाद हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब वो मान गए हैं, वो चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं। हालांकि 3 जगहों पर पार्टी प्रत्याशी उतार कर, उन्होंने अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतार कर आरजेडी की मुश्किल बढ़ा दी है, महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी है। एक तो जहानाबाद में, दूसरा शिवहर में, और तीसरा हाजीपुर में। लेकिन वो चंद्रिका यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी राहत की बात है आरजेडी के लिए, लालू यादव के लिए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कीर्ति झा आजाद धनबाद में चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, और कई जगहों पर उनका विरोध भी हुआ। उस विरोध को लेकर वो भड़के भी, और उन्होंने कहा कि वो अपने घर वापस आए हैं, क्योंकि उनके पिता तो हमेशा उसी इलाके से राजनीति करते रहे हैं, और अपने घर वापसी आए हैं। दरभंगा से धनबाद आना उनकी घर वापसी हुई है, क्योंकि उनके पिता तो कदावर नेता थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अब उनको समर्थन करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए लोगों को, और उनको उम्मीद भी है कि धनबाद से
पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे भी। कीर्ति झा आज़ाद वैसे भी जाने माने पूर्व क्रिकेटर हैं और बीजेपी के टिकट पर दरभंगा से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया तो अब कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस दरभंगा सीट दिला नहीं पाई और अब उनको धनबाद शिफ्ट किया गया है। तो अब देखना ये है कि धनबाद कितना सूट करता है कीर्ति झा आज़ाद को। ये बड़ी खबर है आज की। और नक्सलियों ने भी कई जगहों पर उत्पात मचाने की कोशिश की है, लेकिन 3 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, एक जवान भी हताहत हुआ है। तो नक्सली चुनाव के दौरान तो कुछ नहीं कर पाए, वोटिंग के दौरान कोई उत्पात नहीं मचा पाए, क्योंकि पुलिस ने उनकी नकेल कस दी थी। जंगल पहाड़ से उतरकर कस्बे में जाने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन चुनाव बाद नक्सली अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन काफ़ी सतर्क है, क्योंकि अगले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव 18 तारीख को होना है और प्रशासन नक्सली गतिविधियों को देखकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। अब देखना यह है कि पहले चरण का चुनाव जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी विवाद, बिना किसी धांधली के संपन्न हो गया, बिना किसी हिंसा के संपन्न हो गया, क्या दूसरे चरण का चुनाव भी उसी तरह से संपन्न हो पाएगा? क्योंकि पहली बार बिहार में रामनवमी का त्यौहार चुनाव के दौरान मना है, बड़े धूमधाम से मना है। 5 करोड़ लोग जुलूस की शक्ल में सड़क पर आए, लेकिन कहीं भी एक पटाखा तक नहीं छूटा और न ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये ऐतिहासिक रामनवमी थी। तो माना जा रहा है कि पुलिस की चौकसी की वजह से और लोगों की जागरूकता की वजह से इस बार ऐतिहासिक रामनवमी हुआ है, जो चुनाव के दौरान पड़ा और कहीं भी कोई झड़प नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। तो पुलिस को विश्वास है कि अगले चरण के जो भी चुनाव हैं वो भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएंगे। अगर पुलिस ऐसा कर पाती है तो उसकी बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव बड़े परेशान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पप्पू यादव को सीट मिला नहीं महागठबंधन में। मधेपुरा के सांसद हैं और वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव मैदान में हैं भी, लेकिन वो महागठबंधन के खाते में सीट चली गई है। शरद यादव आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय उतरकर उन्होंने शरद यादव की चुनौती तो बढ़ा दी है, लेकिन उनकी जीत भी बहुत आसान नहीं है, तो परेशान हैं। दूसरी तरफ सुपौल में उनकी वजह से उनकी पत्नी को आरजेडी के नेता कार्यकर्ता निशाना बना रहे हैं। वहाँ पर आरजेडी का एक कार्यकर्ता जो काफ़ी प्रभावशाली है, वो चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो गया है और आरजेडी के स्थानीय विधायक और कार्यकर्ता उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं, जिससे रंजिता रंजन की चुनौती भी काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी है रंजिता रंजन, तो उनकी जीत के राह में रोड़ा न बने महागठबंधन का कोई कार्यकर्ता और नेता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखना यह है कि तेजस्वी किस हद तक इसमें हस्तक्षेप करते हैं। क्या रंजिता रंजन के लिए वोट मांगने जाते हैं? ऐसी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पप्पू यादव जिस तरह से तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको उनकी पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यानी उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और पप्पू यादव जाप पार्टी के संरक्षक हैं, दोनों 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो रंजिता रंजन है, उनको कांग्रेस ने मना कर दिया है पप्पू यादव से मिलने से। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनकी पत्नी है रंजिता रंजन, लेकिन उनसे भी मिलने से तेजस्वी यादव रोक रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। तो बड़ा ही संकट से घिरे हुए हैं पप्पू यादव। अब देखना ये है कि पप्पू यादव का इलाका रहा है, काफ़ी दमखम वाले नेता माने जाते हैं। क्या महागठबंधन से अलग होकर, महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़कर वो अपनी ताकत का एहसास महागठबंधन के नेता लालू यादव को करा पाते हैं? अगर करा पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है। राजनीतिक हलचल के दौरान आज तमाम यही घटनाएं हुई हैं, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। कल भी हम इस कार्यक्रम के तहत आएंगे और आपके लिए ढेर सारे राजनीतिक गलियारे की खबरें लाएंगे। जो पर्दे के पीछे होती हैं वो भी हम आपके सामने लाते हैं, जो खुलेआम होती हैं खबरें वो तो आप देखते ही हैं। तो पर्दे के पीछे की बड़ी खबर उजागर हो, ये हमारी कोशिश रहती है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।